यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपके एंड पे यहाँ तक जो हमने रिविजन्स पढ़े वो मस्त वाले तरीके से समझ में आ गए एंड आपने आपके लिए रिवाइज भी कर ली सर। आइए बच्चों, अब जो अमेंडमेंट्स बचे हैं वो है किसके? कस्टम्स के। वो भी देख लेते हैं सर हम। आइए सर, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए वो भी देख लेते हैं सर हम। सबसे पहली बात सर, 37 एंड 39 एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 37 एंड 39। सर ध्यान दीजिएगा, ये 37 के बारे में समरी बुक में था, ये 39 के बारे में था सर। अब सर 39 के लिए, 39 मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस। ओके, तो सर जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए एक पॉइंट ऐड कर दिया है कि अगर आप अगर एसईजेड की यूनिट या डेवलपर हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर हो, आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी है तो उसको सर 39 से भी एग्जाम कर दिया है। 37 तो ऐसे तो एग्जाम था ही था सर ऑलरेडी। सर 37 मतलब आईजीएसटी, क्योंकि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, लोकल मार्केट से अगर खरीदा होता तो उसको जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं, और जीरो रेट सप्लाई की वजह से जीएसटी नहीं लगता है पर उसका रिफंड मिल जाता है अगर आईजीएसटी पे किया तो। और अगर एलयूटीआई बॉन्ड साइन किया तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। एसईजेड को सप्लाई किया है तो डोमेस्टिक मार्केट से वही गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो उस पर भी तो नहीं लगना चाहिए ना जीएसटी बेटा यार। इसीलिए 37 वाज ऑलरेडी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, अगर एसईजेड की यूनिट या डेवलपर ने इंपोर्ट किया है तो। पर ये पॉइंट वाज मिसिंग इन 39, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड ऑल गुड्स इंपोर्टेड बाय अ यूनिट और डेवलपर इन दी SEZ for their authorized operations from the whole of the GST compensation cess leviable thereon। क्लियर? तो सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो उस पर 37 भी नहीं लगेगा एंड 39 भी नहीं लगेगा अगर आप SEZ की यूनिट या डेवलपर हो तो बेटा। ओके माहौल कोई खास बात नहीं, टफ बात नहीं, पर अच्छा पॉइंट है सर ये। क्लियर? आइए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं हम सर। अच्छा सर, प्रोटेक्टिव ड्यूटी ध्यान दीजिएगा सर। प्रोटेक्टिव ड्यूटी जिसको शेड्यूल 1 में ही इंसर्ट करके एडिशनली लगाया जाता था, अभी सेक्शन को डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 6 एंड 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2024। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2024 जो है ये नंबर 2 क्यों है? क्योंकि बिफोर लोकसभा इलेक्शंस जो फाइनेंस एक्ट आता है वो इंटरिम बजट होता है बेटा, क्योंकि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस सर कोई बड़े चेंजेस नहीं कर सकते लॉ के अंदर, क्योंकि उससे इलेक्शन में इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए इलेक्शन के बाद जो मेन बजट दिया था वो फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 2 है बेटा। तो वो सारे अमेंडमेंट आप देख रहे हो बच्चों। तो सरकार प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो एडिशनली सर गवर्नमेंट ने लगाने का प्रोविजन बना रखा था थ्रू शेड्यूल 1, उसको सेक्शन को डिलीट कर दिया है। अभी सेफगार्ड मेजर्स है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी है बेटा। क्लियर? इनके थ्रू काम गवर्नमेंट को अगर लगता है कि एडिशनल लगाना तो वो लगाती है गवर्नमेंट। क्लियर? अदरवाइज प्रोटेक्टिव ड्यूटी का सेक्शन ही ओमिट कर दिया है, ये अब ड्यूटी नहीं लगता है बेटा। ओके मालिक। अच्छा, एक दो मशीनरी प्रोविजंस में भी सर वर्डिंग को चेंज करके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया लॉ के अंदर। इससे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए समरी बुक के अंदर वो इनकॉर्पोरेट नहीं है। पर ये देखिए, ये जो मेन बुक है अपना बेटा, मेन बुक के पेजेस जो मैंने स्कैन करके दिए थे उसमें बताया था, मैं आपको रीड करता हूँ, लैंग्वेज देता हूँ बेटा, कोई खास बात नहीं है। ये 39 के बारे में जो हमने पढ़ा बेटा जस्ट कि एसईजेड ने अगर इंपोर्ट किया है तो 39 एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये देखिए मशीनरी प्रोविजन जैसे ये वाला 312, इसको अमेंड करके गवर्नमेंट ने लैंग्वेज इंप्रूव की है बेटा, और इसके अंदर इसके एप्लीकेबिलिटी को थोड़ा सा मतलब सही अप्लाई कर दिया है। देखो ध्यान से पढ़ो, कोई खास बात नहीं, एग्जामिनेशन के लिए आपको देखा जाए तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कोई अमेंडमेंट भी हुआ है क्या सर। The provisions of the Customs Act 1962 and all the rules and regulations made thereunder, but not limited to those, मतलब इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के स्कोप को बढ़ा दिया है और ये लिख दिया क्या कि सारे मशीनरी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट विल अप्लाई ऑन ऑल द एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स जो सेक्शन नंबर 3 में लगती है बेटा। क्लियर? इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दोज रिलेटिंग टू डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड्स, एग्जम्पशंस, इंटरेस्ट, रिकवरी, अपील्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मतलब सारे प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी पे लगते हैं वो सारी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम पे भी लगेंगे। शैल as far as may be applied to the duty or tax or cess as the case may be chargeable under this section मतलब section number 3 of the custom tariff act, जिसमें additional duties of customs है ये, as they apply in relation to duties leviable under that act or all the rules or regulations made thereunder as the case may be, मतलब सारे provisions of the customs act इन पे भी अप्लाई होंगे। क्लियर? इसकी एप्लीकेबिलिटी के स्कोप को बढ़ा दिया है, यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने। सेम वे आप अगर आप देखेंगे तो सर जैसे सेफगार्ड मेजर्स,
ये प्रोडक्टिविटी का हमने पढ़ लिया बेटा, ये मेन बुक है अपनी बेटा, कॉन्सेप्चुअल बुक बेटा। सर सेम ये देखिए आप, सर ये है सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, उसमें भी ये लैंग्वेज चेंज करके सेम पॉइंट लिख दिया बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे पैराग्राफ को सर जो आपकी बुक में एग्जिस्टिंग, अगर मेन बुक आप रेफर कर रहे हो तो इसके अंदर इसको इंप्रूव करिएगा, अदरवाइज देखा जाए तो एज सच मेजरली एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सर सारे मशीनरी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी पे लगते हैं वो, सर सारी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स जो सेक्शन नंबर 3 में लगती है वो, सेफगार्ड मेजर्स, सेम पॉइंट आगे एंटी सब्सिडी देख रहे हैं हम, सेम पॉइंट हम आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी देख रहे हैं, सब में ये सेम पैराग्राफ को अमेंड करके इंप्रूव कर दिया है। देखिए, द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दोज, मतलब ये सब प्रोविजन भी है पर ये केवल लिमिटेड नहीं है, अगर कस्टम के दूसरे प्रोविजन भी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी पे लगते हैं तो वो सब इन पे भी लगेंगे, ये मीनिंग है सर। इंक्लूडिंग दोज बट नॉट लिमिटेड टू the provisions for date of determination of rate of duty, assessment, non-levy, short levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties insofar as may be applied to the duty chargeable under this section as they apply in relation to duties leviable under that act। मतलब कस्टम्स एक्ट, ये तो क्या कस्टम टैरिफ एक्ट में लगता है ना बेटा, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, तो कस्टम्स एक्ट में जो भी एग्जिबिशंस, प्रोविजंस, रिफंड्स, लेवी, नॉन लेवी, असेसमेंट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं नॉर्मल कस्टम ड्यूटी पे, वो सब सेफगार्ड मेजर्स पे भी लगेंगे। एंड ऑल रूल्स रेगुलेशंस देयर मेड देयर अंडर बेटा, हाँ है ना भाई, सेम प्रोविजन यहाँ पे अमेंड करके लिख दिया है, ये रहा एप्लीकेबिलिटी ऑफ मशीनरी प्रोविजंस फॉर ये आपका ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी वाले प्रोविजन। क्लियर? सेम पैराग्राफ यहाँ पे चेंज कर दिया। सेम पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए, अच्छा एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए तो मैंने लिखा था क्या, सारे प्रोविजन सेम है जो हमारे एंटी सब्सिडी पे लगते हैं बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर? तो ये लॉ के अंदर इंप्रूवमेंट किया था आपके लिए। ओके, आइए बच्चों अब हम देखते हैं कहाँ, वापस से समरी बुक की तरफ आ जाते हैं बच्चों। ओके, तो ये प्रोविजंस जो है हम समरी बुक में समराइज फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए नहीं इनकॉर्पोरेट किए, पर यस आपको मैंने बता दिया उसका कोई इफेक्ट नहीं एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। अब सर हम आएंगे जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक्ट, जिसमें मैंने आपको सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 26 दे रखा है। सर यहां पर आपको अगर पता हो तो हमने प्रोविजंस पढ़े थे कि अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और बेनिफिट ऑफ कस्टम्स या जीएसटी के बेनिफिट लिए थे और सर वो गुड्स वापस से रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया, तो पहली बात तो ये जब वो इंपोर्ट होगा तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानते हैं, उस पर कोई कस्टडी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे सर। एंड इनफैक्ट आपने जब एक्सपोर्ट किया था तो जब उस टाइम पे जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स लिए थे वो एक्सपोर्ट के बेनिफिट आपको इन दी फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को वापस से रिटर्न करने पड़ेंगे सर, पढ़ा था बेटा। तो वहां पे बस अमेंडमेंट ये हुआ कि टाइम लिमिट्स को चेंज किया है बेटा। क्या चेंज किया देखना, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया अंडर द क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक या रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या अंडर बॉन्ड या एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एटसेट्रा एंड री इंपोर्टेड विद इन 5 ईयर्स, पहले ये था 3 ईयर्स, इसको अमेंड करके इंक्रीज कर दिया कितना, 5 ईयर्स, पहले यहाँ 3 ईयर्स था, एंड री इंपोर्टेड विद इन 5 ईयर्स विच इज एक्सटेंडेबल फॉर द फर्दर पीरियड अप टू 2 more years, तो 5 + 2 हो गया बेटा, है ना भाई, पहले 3 + 2 था बेटा ये, विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, रीसाइक्लिंग, रीकास्टिंग अब्रोड। क्लियर? तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, चेंज केवल टाइम लिमिट में हुआ है, और ऐसे केस में अगर गुड्स वापस रिटर्न होता है तो जितना अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपने एक्सपोर्ट टाइम पे लिया था उतना आपको कस्टम पे करना पड़ेगा जब गुड्स रिटर्न होती है तब। क्लियर? डन। सेम वे अगर आपने रोड टैप स्कीम, रोशल स्कीम का बेनिफिट लेते हुए अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स वापस अगर रिटर्न हुआ है तो दो शुड बी री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर, यहाँ पहले 3 ईयर था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 ईयर हो गया है। क्लियर? विच इज फर्दर एक्सटेंडेबल टू 1 more year, तो मतलब 1 + 1 ईयर हो गया यहाँ पे बेटा। सर सेम वे अगर आपने कोई ड्यूटी एग्जिबिशन दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, एपीसीसी स्कीम का बेनिफिट लिया और अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो वापस इंपोर्ट हुआ विद इन 1 ईयर विच इज एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 1 more year, तो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड सेस लेवेबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, इतना ही आपको कस्टम पे करना है। क्लियर? अगेन टाइम लिमिट 1 ईयर + 1 ईयर है यहाँ पे बेटा। फिर सर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर कोई गुड्स, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपने और हमने सॉल्व किया लेक्चर के अंदर बेटा, अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए और वो गुड्स रिपेयरिंग होके वापस से इंडिया में आ गया विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड, ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज, तो ऐसे केस में फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग याद है बेटा आपको, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस पे कस्टम पे करना होता है, भले ही उसने हमारे को वारंटी पीरियड में रिपेयरिंग किया हो, भले ही एक्चुअली उसने रिपेयरिंग चार्ज नहीं लिया, पर फिर भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे प्लस बोथ वेज
लाने लेना, मतलब फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज पे कस्टम पे करना पड़ता है, कस्टम प्लस 3739 वगैरह जो भी ड्यूटी लगती है, हाँ है ना भाई। पर अगेन दोज गुड्स शुड बी री इंपोर्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years विच इज एक्सटेंडेबल फॉर 2 more years, मतलब 5 + 2 years हो गया है ये टाइम लिमिट, हाँ है ना मालिक। क्लियर, पहले 3 years था यहाँ पे बेटा, ओके तो 5 + 2 हो गया है, मतलब कोई गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया और वो अगर रिपेयरिंग होके वापस से सॉरी आपने कोई गुड्स बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए और वो गुड्स रिपेयरिंग होके वापस इंडिया में आ गया विद इन 5 years प्लस एक्सटेंडेबल टू 2 more years बाय द ऑफिसर्स, तो सर ऐसे केस में उस गुड्स की पूरी वैल्यू पे कस्टम नहीं लगेगा, फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयरिंग चार्ज इंक्लूडिंग मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज पे कस्टम लगेगा बेटा, है ना। प्रोविजन में कोई चेंज नहीं, केवल टाइम लिमिट टू ब्रिंग बैक द गुड्स में सर गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया है और टाइम लिमिट 3 years से बढ़ा के 5 years कर दिया है, ओके सर। अच्छा बाकी की टाइम लिमिट वही है सर कि गुड्स अगर इंडिया में बनाया है और वापस इंडिया में आया रिपेयरिंग के लिए और रिपेयरिंग वगैरह होकर वापस इंडिया से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे 3 year था पहले भी, अभी भी 3 years है बेटा। नेपाल केस में 10 साल था, अभी भी 10 साल है। रिफाइनिंग, रीप्रोसेसिंग और रीमेकिंग या सिमिलर प्रोसेस के लिए है तो 1 साल में आ जाना चाहिए, हाँ है ना भाई। क्लियर, ये पहले भी यही था, अभी भी यही है बेटा। क्लियर, तो सर यहां पर अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया था एक्सपोर्ट बेनिफिट लेके और वापस से री इंपोर्ट हुआ इंडिया के अंदर, मतलब वापस वो गुड्स सेल बैक हो गया, मतलब वापस सॉरी वापस वो गुड्स रिटर्न बैक हो गया है। क्लियर, बाय अदरवाइज बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब वो रीसेल नहीं हुआ है, रीसेल हुआ होता तो हमने प्रोविजन यहाँ पड़ा था क्या, बाय वे ऑफ रीसेल अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता तो नॉर्मल इंपोर्ट मानेंगे, नॉर्मल कस्टम लगाएंगे। अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया था और रिटर्न हो गया सेल रिटर्न, तो ऐसे केस में वो रिटर्न हो जाना चाहिए विद इन 5 years + 2 years। क्लियर सर, रोड टेप वगैरह का बेनिफिट लिया था आपने तो 1 year + 1 year में आ जाना चाहिए। एंड सर ड्यूटी एग्जिबिशन बेनिफिट लिए थे अगर आपने तो अगेन 1 year + 1 year में गुड्स आ जाना चाहिए। एंड सर रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजा, रिपेयरिंग होकर वापस आ रहा है तो 5 year + 2 year में हो जाना चाहिए। तो ऐसे केस में नॉर्मल कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा, केवल जो एडिशनल आपको इतना जो कस्टम का अमाउंट दे रखा है, जैसे रिपेयरिंग के केस में फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे रोटेब और रोशल का जो बेनिफिट लिया था वो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट जो आपने एक्सपोर्ट टाइम पे लिया था उतना ही पे करना, नॉर्मल कस्टम पे नहीं करना है। पर इस टाइम लिमिट के अंदर नहीं आया तो नॉर्मल इंपोर्ट मानेंगे, नॉर्मल कस्टम पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ध्यान देना बच्चों, अगेन ये टाइम लिमिट के बेस पर आपके मेन बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे वो एंड आपकी क्वेश्चनर बुक में जो क्वेश्चन दे रखे वहां पे भी अमेंडमेंट हुए हैं। ओके मालिक, चलिए सर अब वेयर हाउसिंग चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स जो कस्टम का चैप्टर है बेटा, उसमें यहां पे गवर्नमेंट को पावर दे दिया। क्या पावर दिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और अदर ऑपरेशंस इन रिलेशन टू क्लास ऑफ गुड्स दैट शैल नॉट बी परमिटेड इन अ वेयर हाउस। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ गुड्स को नोटिफाई करके बोल सकती है कि इन गुड्स के लिए ये स्पेसिफाइड प्रोसेसेस, ये स्पेसिफाइड ऑपरेशंस कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अलाउ नहीं है, ये पावर दे दिया है बेटा। क्लियर, अब वो कौन कौन से गुड्स है, कौन कौन से ऑपरेशंस है, वो आपको नोटिफाई जब गवर्नमेंट करेगा वो देखने की जरूरत है बेटा, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है इसलिए। क्लियर, वापस देख लीजिए, केवल एक पावर ऐड किया है बेटा। कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में जो मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस होता है उसके लिए गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये काम आप वेयरहाउस में, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में नहीं कर सकते बेटा। The central government may specify the manufacturing processes and other operations in relation to a class of goods that shall not be permitted in a warehouse बेटा। क्लियर, डन, और कोई वेयरहाउस में कोई चेंज नहीं है। सरकार अब आएंगे हम कहां, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी। बच्चों कस्टम में जो अमेंडमेंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, मस्त होके पढ़ने का। सर एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कहां का चेंजेस थे देख लीजिए। अगर आपने कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करी है तो सेकेंड हैंड गुड्स के लिए दीज आर दी रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, जिसमें आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा ऑफिसर का, उस अथॉरिटी का, उसके बाद ही आप इन गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट, उसमें गुड्स ऐड हो गया था यूज्ड आईटी एसेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर इंपोर्टेड फ्रॉम एसीजेड टू डीटीए। अगर आप एसीजेड से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सर आईटी एसेट्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर या प्रिंटर लेके आ रहे हो, कहां से, एसीजेड से डीटीए में, तो दीज आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफर टू डीटीए। आपको पहले सर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये इंपोर्ट हो पाएंगे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में फ्रॉम एसीजेड। ये पॉइंट एड हुआ बेटा। क्लियर, चलिए सरकार अब एफटीपी के अंदर सर पहले मर्चेंटिंग ट्रेड। अब पहली बात तो मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है बच्चों, जैसे आप चाइना गए, चाइना से कोई गुड्स खरीदा और जापान बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल,
ये परमिटेड था, अभी भी परमिटेड है। पर पहले चाइना से गुड्स परचेज किया और चाइना में ही बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल, ये परमिटेड नहीं था, अभी इसको परमिट कर दिया है बेटा। ओके, मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है? खरीदना और बेचना। क्लियर? एक्सपोर्ट वाले मैटर में बेटा मर्चेंटिंग ट्रेड कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री इज परमिटेड। ये न्यू अमेंडेड पैरा पढ़ लीजिए, ये देखने की जरूरत नहीं बेटा आपको। द मर्चेंटिंग ट्रेड इन्वॉल्विंग शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स और shipment of goods within one specific foreign country itself involving an Indian intermediary is now allowed subject to compliance with the RBI guidelines except for the goods in sites and SCOMET list। जो sites और SCOMET list है वो तो restricted goods है, उसके अलावा सारी goods के लिए आप सेम कंट्री से परचेज किया, सेम कंट्री में एक्सपोर्ट वहीं पे बेच दिया, चलेगा साहब। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल। हाँ है ना भाई, ये इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट भी दे रखा है मैंने। नाउ मर्चेंटिंग ट्रेड कैरिड आउट विद वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री इज आल्सो परमिटेड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस एक्सेप्ट फॉर गुड्स इन साइट्स एंड स्कोमेट लिस्ट। बेटा साइट्स और स्कोमेट लिस्ट का फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं, रेफरेंस के लिए देखना, देख लीजिए बेटा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। स्कोमेट मतलब स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, इन गुड्स को छोड़ दीजिए, ये रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होती है बेटा। क्लियर? अदरवाइज सारी गुड्स के लिए आप मर्चेंटिंग ट्रेड विद इन द वन स्पेसिफिक कंट्री इज आल्सो अलाउड। ओके, चलिए सरकार, फिर अब देखते हैं रोडटेप स्कीम। सर रोडटेप स्कीम के अंदर पहले क्या था बेटा? देखिए ये मैं ये पढ़ाने से पहले ये देखिए, इन एलिजिबल सप्लाईज और आइटम्स और कैटेगरीज अंडर रोडटेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था इन फॉलोइंग सप्लाईज के लिए। इनके लिए ये लिस्ट दे रखी है, उसमें से एक था क्या? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट। अभी इसको हटा दिया है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट ने कोई गुड्स बना के एक्सपोर्ट किया है तो उसको भी रोडटेप का बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये जो 2 पॉइंट दे रखे थे लास्ट में, इसके लिए बोला था क्या? इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड अंडर दीज कैटेगरीज इन रोडटेप स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर, और डिसाइड कर दिया है और बोल दिया क्या कि यस इनको भी रोडटेप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। पढ़िए एक बार ध्यान से। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन DFIA scheme, special advance authorization scheme issued under a duty exemption scheme of relevant FTP, and products manufactured or exported by a unit licensed as 100% EOU in terms of the FTP or by any of the units situated in फ्री ट्रेड जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट अगर है, उसने अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो यस उसको भी अब रोडटेप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। हाँ ना भाई, ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है बेटा, और ये पॉइंट लिख दीजिए, देख लीजिए एक बार, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी इश्यूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एक्सेप्ट डिम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि डिम्ड एक्सपोर्ट तो विद इन द कंट्री होता है बेटा, और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय 100% EOUs और SEZ यूनिट्स आर नाउ अलाउड, और रोडटेप स्कीम का बेनिफिट उनको मिलेगा। क्लियर? सर इंडिया के एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए, इंडिया के 100% EOUs, SEZs, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, इन सबको मोटिवेट करने के लिए, इंडिया के बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए सर गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी है और इनको भी रोडटेप का बेनिफिट दिया गया है। ओके डन। आइए मालिक सर, अब एक लास्ट टॉपिक जो मैंने ऐड किया है, मैंने तो क्या ऐड किया, गवर्नमेंट ने ऐड किया बेटा सर, रिगार्डिंग SEZ यूनिट्स, रिगार्डिंग EOU एंड रिगार्डिंग द एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, वो तुम्हें बताता हूं बेटा। लास्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, लास्ट पॉइंट है हमारे अमेंडमेंट लेक्चर का। मालिक अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, आप सुनना बात को ध्यान से, ये पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं, 5 मिनट के अंदर आपको पूरा फिट हो जाएगा सर। अगर आप EOU हो, SEZ की यूनिट हो या एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हो और आप कोई गुड्स इन स्कीम के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो और उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को सर इंडिया से क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिम्ड एक्सपोर्ट नहीं, एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्लास्टिक है, आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उसे टॉयज बना रहे हो, खिलौने बना रहे हो और टॉयज बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ भी हमें कंसर्न नहीं है बेटा। क्लियर? वहां पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इंडिया में नहीं जा रहा है बेटा। अल्टीमेटली उससे बनने वाले गुड्स क्या हो रहे हैं, फिजिकली एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहे हैं बेटा। क्लियर? बस दैट्स इट सर, यही पढ़ना है और कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। ओके देख लीजिए सर, अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर रेगुलेटरी मैंडेट्स
issued under the Indian government, ये पैराग्राफ केवल ज्ञान के लिए बेटा है ना, पढ़ना। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होते हैं क्या उसके लिए बेटा? आर रेगुलेटरी मैंडेट्स इश्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, की क्वालिटी होना चाहिए सर, बेकार नहीं होना चाहिए। These orders typically issued by Bureau of Indian Standards (BIS) only to apply to a wide range of products to protect consumer safety, health and environment beta. Both domestic manufacturers as well as importers need to ensure compliance with quality control orders. ठीक है सर? But now in foreign trade policy, enabling provisions have been incorporated in FTP for exempting inputs imported by advance authorization holders, EOUs or SEZ from mandatory quality control orders. However, import of inputs under these, मतलब इनके लिए कुछ conditions है बेटा, condition क्या ऊपर है बेटा? However, import of inputs under advance authorization, EOUs, SEZ without compliance to mandatory quality control orders shall be subjected to following conditions. Condition देख लेते बेटा, condition कुछ भी नहीं बता मैं समरी में बता दूं, अगर मैं एक बार फिर रीड कर लेना कि सर पहली बात तो इंपोर्ट अगर किया है तो सर इनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स एक्चुअली फिजिकली एक्सपोर्ट होने चाहिए। क्लियर? एक्सेस क्वांटिटी अगर आ गई है, क्लियर सर, तो वो वापस क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? एक्सपोर्ट होनी चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जानी चाहिए बेटा। पढ़ो, एग्जम्पशन फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल एडवांस ऑथराइजेशन, और हाँ इनको पहले से अथॉरिटी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है? पढ़ो, एग्जम्पशन फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर एडवांस ऑथराइजेशन बेटा, एडवांस ऑथराइजेशन ऑर्डर के लिए अलग दे रखा है, ईओयू के लिए अलग दे रखा है और एसजेड के लिए अलग दे रखा है, पर कंक्लूजन मोटा मोटी सेम है सर। पढ़ो, प्री-इंपोर्ट कंडीशन, इनपुट्स मस्ट बी प्री-इंपोर्टेड and used in manufacturing the export product and exported under the same authorization. आप किसी और को नहीं बेच सकते, जिसने इंपोर्ट किया है वही एक्सपोर्ट करेगा। सेम ऑथराइजेशन मतलब जिसने इंपोर्ट किया है वही एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर एक्सपोर्ट करेगा। अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू डीटीए एंड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड और री एक्सपोर्टेड। इन एडिशन, such unutilized imports are subject to duty, interest and a composition fee also बेटा, क्योंकि आपने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे, इंपोर्ट किया, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी पे करो, इंटरेस्ट पे करो और एक कंपोजिशन फी भी पे करना पड़ेगी, अ काइंड ऑफ पेनल्टी। फिर एंडोर्समेंट, आपकी ऑथराइजेशन जो है ना, एडवांस ऑथराइजेशन आपका जो सर, उसमें ये स्पेसिफिकली एंडोर्स होना चाहिए कि हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं इन गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाले। एग्जामिनेशन मस्ट बी स्पेसिफिकली एंडोर्स्ड इन दी एडवांस ऑथराइजेशन अपॉन रिक्वेस्ट। आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी एडवांस ऑथराइजेशन का जो आपका परमिशन होता है सर, डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें स्पेसिफिकली परमिशन देगा वो आपको। फिजिकल एक्सपोर्ट ओनली, डिम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि डिम्ड एक्सपोर्ट तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल होते हैं बेटा। एग्जामिनेशन अप्लाइज ओनली टू फिजिकल एक्सपोर्ट्स एंड नॉट डिम्ड एक्सपोर्ट। लास्ट, डीएफआई स्कीम के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएफआई में क्या होता है, पहले आप एक्सपोर्ट करते हो, वो पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है बेटा। पहले आप एक्सपोर्ट करते हो और उन एक्सपोर्ट में जितने इनपुट काम आए होंगे उतने इनपुट आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद। जैसे आपने टॉयज बना के एक्सपोर्ट कर दिए, उन टॉयज में कितने प्लास्टिक काम आए होंगे उतने प्लास्टिक आप बाद में इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो बेटा। दिस इज द डीएफआई स्कीम। तो सर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स तो वहां फॉलो करने ही पड़ेंगे ना यार, क्योंकि वो गुड्स इंपोर्ट करने के बाद डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो सकते हैं अंडर डीएफआई स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, पहले आप इंपोर्ट करते हो, फिर आउटपुट गुड्स बनाते हो और फिर एक्सपोर्ट करते हो बेटा, इसलिए तो बोलते हैं प्री इंपोर्ट कंडीशन बेटा। क्लियर? इसलिए डीएफआई स्कीम, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट अलाउड अंडर द डीएफआई स्कीम बेटा। क्लियर? डन। अब सर मोरलेस सेम पॉइंट यहां मिलेंगे आपको, कहां पर? ईओयू के लिए। exemption from quality control orders for EOUs. Exemption provision, EOUs are exempt from mandatory quality control orders for imported inputs required for export production. Restriction, no DTA clearance is allowed for such inputs or goods manufactured from these inputs. Undertaking, EOU must submit an undertaking to the customs at the time of importation and a copy of the undertaking must be submitted to the development commissioner कि हमने ये import किया है without following the quality control orders. And physical exports only. The exemption is applicable only for physical exports, not the deemed exports. Same condition for SEZs. Exemption provision. SEZs are exempt from mandatory quality control orders for imported inputs required for export production. Restriction, no DTA clearance is allowed for such inputs or goods manufactured from these inputs. Undertaking, SEZ unit must submit an undertaking to the concerned development commissioner एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन कि हमने ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉलो नहीं किया और गुड्स इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि हम इनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स या इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट करेंगे। फिजिकल एक्सपोर्ट्स ओनली, एग्जम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स, नॉट फॉर डिम्ड एक्सपोर्ट्स। क्लियर? एंड नोट दे दिया क्या, द अफोरसेड एग्जम्पशन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स whose notification on mandatory quality control orders are exempted by the DGFT for the goods to be utilized or consumed in manufacture of
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और वो लिस्ट ऑफ नोटिफाइड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। आई होप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा बच्चों। आई होप आपके एंड पर ये सारे अमेंडमेंट्स आपको भी समझ में आए होंगे। एंड सर ध्यान देना बेटा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। एंड यस, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ते हो तो सर आपके लिए अमेंडमेंट्स हेडेक नहीं रहेंगे, आपके लिए अमेंडमेंट्स आसानी से कवर होंगे। और आपने देखा है यार, हमने सीन्स हर चीज को कनेक्ट करते हुए पढ़ा है यार, हर चीज को प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है, इसलिए देखा होगा तो अमेंडमेंट में भी टाइम नहीं लगता यार ज्यादा अपने को। क्लियर, तो इसलिए हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ो, प्रैक्टिकली इमेजिन करके पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। ट्रस्ट मी, आपको पढ़ाई करने में टाइम कम लगेगा अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करते हो, और उससे भी ज्यादा टाइम, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव बात, आपके रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो तो। एंड उससे भी शानदार बात, आपका रिवीजन हमेशा इफेक्टिव होगा, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, हेडेक नहीं आएगी ड्यूरिंग द रिवीजन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़े, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सर लग जाओ अपनी पूरी पॉजिटिव ताकत के साथ, क्योंकि माहौल बनेगा शानदार वाला आपके एंड पे अगर आपने अभी अपना 100% कर दिया तो। एंड यस, जैसा मैंने आपको बोला था बेटा कि सर आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, एंड सर मैं वेट कर रहा हूं आपका फोटो यहां लगाने के लिए बच्चों। क्लियर, आई विल बी प्राउड टू से दैट आपने इतनी मेहनत करी और हम सबको खुश कर दिया। क्लियर, आई विल बी प्राउड टू से कि ये स्टूडेंट्स है जिन्होंने 80+ मार्क्स स्कोर किए, ये स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लेम किया है, 70+ स्कोर किया है, सर ऑल इंडिया रैंक लाया है। हम आपके पेरेंट्स और सर आपके सारे फ्रेंड्स को खुशी अगर देनी है तो लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूरी ताकत आपकी अगर लग गई तो मजा आने वाला है जिंदगी के अंदर, क्योंकि सर नो डाउट सर बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और आपने किए भी होंगे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज लाइफ के मजे के साथ करने पड़ते हैं और आपने किए भी होंगे। पर सर मेहनत इतनी करो कि सर सफलता धूम मचा दे। एंड सर उस दिन आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार सर, ये फील जो हमने अपने पेरेंट्स को दिया है, ये जो सक्सेस का खुशी हमको मिला है, ये वर्थ था वो सब सैक्रिफाइस के अगेंस्ट। एंड सर रियली सर जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात करी सब ने बोला सर जो भी कॉम्प्रोमाइज, जो भी सैक्रिफाइस हमने किया, ऑल वाज वर्थ, सारे वर्थ थे। चलेगा, ऐसे सैक्रिफाइस करने के लिए हम और तैयार है अगर हमारे पेरेंट्स की आंखों में ये खुशी मिलती। इसलिए लग जाओ, पूरा ताकत लगा दो। एंड सर वी आर द कोच, अल्टीमेटली यू आर द प्लेयर। ताकत आपकी लग जाएगी, मजा आ जाएगा। वी आर देयर ऑलवेज फॉर योर गाइडेंस। पर हाँ, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, यूज द रिवीजन लेक्चर्स जो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। क्लियर, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इन अमेंडमेंट से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्लियर, सर्कुलर्स के लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सफारी रिट्रीट का केस लो मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। क्लियर, डू वॉच ऑल दीज वीडियोस कॉन्शियसली, बहुत अच्छे से 2-3 बार देख लेना इनको, क्योंकि ये जो लेक्चर्स लगभग आपने देखा होगा लगभग 6-6.5 घंटे के लेक्चर्स है सर, जिसमें सारे अमेंडमेंट्स प्लस सारे सर्कुलर कवर हो गए। और ट्रस्ट में सर ये लेक्चर्स आपके लिए सर बहुत अच्छा स्कोर करवाएंगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि सर इसमें आप एग्जामिनेशन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर आराम से देख लेंगे कि इसमें जो पढ़ा है मैंने वो पॉइंट आपको दिख गए बेटा। क्लियर, ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, दुआ में जरूर याद रखना। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।